हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। कल की वीडियो में हमने ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स पढ़ लिए थे। दीज वर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर स्ट्रक्चर एंड कॉन्शियसनेस। आउट ऑफ दोज एक्सक्लूसिव कैरेक्टर कौन से थे? लेट अस जस्ट रिवाइज इट। एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? वो कैरेक्टर्स होते हैं दैट आर ओनली belonging to the living beings in the case of living beings, है ना? And to all living beings without any exception. Reproduction is not an exclusive characteristics because कोई भी non living reproduce नहीं कर सकता, but most of the living beings are also not able to reproduce. Growth सभी living beings show करते हैं, लेकिन फिर भी some non-living things like mountains and sand dunes also show growth. That's why growth is also not a exclusive or defining characteristic of life. Next is metabolism. Metabolism कोई भी non-living चीज नहीं show कर पाती, and all the living things can show metabolism. Thus, metabolism is a defining characteristic of life. उससे नेक्स्ट वाला जो है दैट इज द सेलुलर स्ट्रक्चर। सेलुलर स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? दैट एवरी लिविंग बीइंग इज मेड अप ऑफ सेल एंड वी नो दैट सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी नॉन लिविंग चीज है वो सेल की नहीं बनी होती, एंड ऑल द लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। थस cellular structure is also a defining property of life. And the last point that we have is consciousness. Consciousness का मतलब क्या होता है? Awareness or responding to the surroundings. Awareness of the surrounding and responding to any stimulus. That is consciousness. कोई भी non living चीज है वो conscious नहीं होती है, and all the living beings are conscious. Thus consciousness is also a defining characteristic of life. अब ये जो characteristics है वो तो आपने पढ़ लिए। ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताते हैं? दे टेल्स अस द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं? आपको ये कैसे काम आएगा और कैसे आपने इसको यूज करना है? लेट अस सी नाउ। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली अ मैन दैट इज लाइंग। मतलब कि बहुत कंडीशंस में क्या हो जाता है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो कॉन्शियसनेस अपनी खो देते हैं, एंड दे आर सर्वाइविंग ऑन द लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। आपने सुना ही होगा जिसमें हम बोलते हैं कोमा में चले गए। कोमा में चले गए का मतलब क्या है? कि वो बेसिकली बाहर से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, उनको वेंटिलेटर पे रखा जाता है, वेंटिलेटर पे उनको बहुत सारे सपोर्ट दिए जाते हैं, जिसकी वजह से दे मे इम्प्रूव और दे मे नॉट इम्प्रूव। ठीक है, बट हाउ टू सी कि ये वाले ऑर्गेनिजम्स, ये वाले ह्यूमन बीइंग्स हैं वो डेड हैं या अलाइव हैं? इस चीज का हमें पता कैसे चलेगा? इस चीज को हम देखते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड। लेट अस डिस्कस अबाउट दिस इन डिटेल। ओके, सो द क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट द मैन इन कॉमा। जो कॉमा में मैन है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? इस चीज का पता हम कैसे लगा सकते हैं? इसको आंसर कैसे करना है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसेप्चुअल भी है, एंड फॉर basic knowledge of you have to know about these things. So let us start discussing. Is he having a cellular structure? जो मैन है, चाहे कोई एनिमल है, चाहे कुछ भी है, अगर वो कॉमा में है, अगर उसको कोई लाइफ सपोर्ट पे रखा गया है तो सेलुलर स्ट्रक्चर तो उसका है ही ना, क्योंकि सेल का तो वो पहले से ही बना हुआ था। ओके, सो दिस इज ट्रू। इज ही मेटाबोलाइजिंग? दिस इज द ग्रेट क्वेश्चन। ये कौन बताएगा हमें कि वो मेटाबोलाइज कर रहा है या नहीं कर रहा? मेटाबोलाइजिंग का मतलब है कि उसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी बंदा जिंदा कैसे है? कोई भी मैन है, वुमेन है, उसको कैसे हम कह सकते हैं कि ही और शी इज लिविंग? अगर वो सांस ले रही है, अगर वो सांस ले रही है तो उसमें क्या है? ब्लड पंप हो रहा है, ब्लड पंप होके पूरी बॉडी को एनर्जी दे रहा है। ठीक है, तो इज ही मेटाबोलाइजिंग? यस ऑफ कोर्स। जब वो मेटाबोलाइज करना ही बंद कर देगा तो डॉक्टर्स क्या उसको डिक्लेयर कर देंगे एज डेड। इज ही रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलाई? कोमा में कोई मैन है, आप उसके सामने जाओगे, उसको कुछ बोलोगे तो वो सुन सकता है? नहीं सुन सकता। वो बोल सकता है? नहीं बोल सकता। वो खाना खा सकता है? नहीं खा सकता। अगर आप उसके पास जाके खाना रख दोगे तो उसमें सलाइवा बनना शुरू हो जाएगा। विल ही स्टार्ट सैलिवेटिंग? नो।
ठीक है, हो सकता है कर दे, बट हो सकता है नहीं करे। बहुत सारे मतलब बहुत मेजरली चांसेस हैं कि वो नहीं करेगा, बिकॉज वो एक्सटर्नली स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। बट व्हाट अबाउट द ड्रग्स? जो ड्रग्स उसको डॉक्टर्स दे रहे हैं, जो उसमें ड्रिप लगी हुई है, इज ही रिस्पॉन्डिंग टू द ड्रग्स? यस। कोमा में कोई भी गया है, उसको मेडिसिन दी जाती हैं लगातार, धीरे, विद इन 5 आवर्स, विद इन 15 आवर्स, विद इन 25 आवर्स वो रिस्पॉन्ड करता है, करता ही करता है। अगर वो नहीं रिस्पॉन्ड करता तो उसको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। So all these three exclusive features, if are included in that man, then the man is alive. अगर इनमें से कोई भी चीज है, man फेल हो जाता है रिस्पॉन्ड करने में, बेसिकली सेलुलर स्ट्रक्चर तो उसका बना ही रहेगा, ये हमें पता है। मेटाबोलाइजिंग करना बंद कर देता है, मींस रिस्पायर करना बंद कर देता है, ब्रीदिंग करना बंद कर देता है, तो भी वो डेड है। अगर वो ड्रग्स को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है तो भी वो डेड है। ओके, बट कॉमा में एंड नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में क्या डिफरेंस है कि कॉमा वाले जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं टू द आउटर स्टिमुलाई लाइक वी डू, लाइक hearing, watching, speaking, etc. These things are इन चीजों को वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो ड्रग्स को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मतलब इंटरनली दे आर रिस्पॉन्डिंग, thus they are alive. Okay, this was very important question, so keep this in mind in case if a question comes in your exams or MCQs or anything else. तो concept को समझना जरूरी है. Now our next topic is nomenclature. हम basics पढ़ रहे हैं biology के, and इसमें हमारा first chapter है the living world. Living के characteristics हम पढ़ चुके हैं. Next topic is the nomenclature. Now, why is nomenclature considered as basic? And the next thing and very important thing is, what is the need of nomenclature? Nomenclature का नीड क्या है? नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नेमिंग. आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, बहुत सारे केमिकल्स को नेम किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर बॉन्डिंग, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल ग्रुप एंड अदर थिंग्स. और हमारा भी नाम रखा जाता है, सभी का नाम रखा जाता है. क्यों रखते हैं घर वाले हमारा नाम? Why do they name us? Suppose करो, आजकल आजकल तो जॉइंट फैमिलीज नहीं होती हैं, बट स्टिल यू हैव रिलेटिव्स, है ना? अगर सबको ही बच्चा कह के बुलाए, बच्चा बच्चा इधर आओ, बच्चा इधर आओ, और सपोज करो वी ऑल आर गैदर्ड इन अ प्लेस, हमारी सारी फैमिली किसी फंक्शन के लिए गैदर हुई है, तो सभी के मम्मा बोल रहे हैं कि बच्चे इधर आ जाओ, बच्चे इधर आ जाओ, तो हमें कैसे पता चलेगा? वी ऑल गेट कंफ्यूज, है ना? तो इसलिए हमारे नाम रख दिए जाते हैं. ठीक है, so this is the need of nomenclature. Same as in this case, हमने भी सब चीजों के नाम रखे हुए हैं. What are the needs to the nomenclature? देखो, first of all तो need of the nomenclature थी कि जरूरत क्यों है नाम रखने की. ऑफ कोर्स यार, जरूरत है. हम किताब को किताब बोलते हैं, कॉपी को कॉपी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? सो दैट वी आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द बुक एंड द कॉपी. ओके, देन इन द सेम कि व्हाट आर द नीड्स, क्योंकि हम लाइफ का नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, किसी लिविंग चीज का नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, तो नीड्स कैसी होनी चाहिए? देखो, the nomenclature of an organism must be universally accepted apart from the local names. एग्जाम्पल ले लो आप किसी भी चीज की. I will take an example of an onion. अनियन को हिंदी में हम प्याज बोलते हैं, अनियन को पंजाबी में हम गंडा बोलते हैं. ठीक है, गंडा. ओके, तो बंगाली में कुछ और बोलेंगे, मलयाली में कुछ और बोलेंगे, एंड इन द सेम वे किसी और लैंग्वेज में, स्पेनिश में या ब्रिटेन में हम कुछ और बोलेंगे, फ्रेंच में कुछ और बोलेंगे. तो एवरीबडी विल हैव सो मच डायलेमा. डायलेमा मीन सो मच कंफ्यूजन अबाउट द सेम थिंग. ठीक है, तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम्स रखे जाते हैं. जैसे कि केमिकल्स के भी नेम रखे जाते हैं IUPAC के अकॉर्डिंग, वैसे ही हर प्लांट, हर एनिमल, बैक्टीरियल एंड वायरल के भी नाम रखे जाते हैं यूनिवर्सली. व्हाई? देखो, कोई बच्चा पंजाब में काम कर रहा है तो वो पंजाब के अकॉर्डिंग काम करेगा. ठीक है, बट अगर उसको नेशनल लेवल पे रिसर्च करनी है तो वी कैन हमें एक लैंग्वेज पता चल जाएगी, दैट हिंदी इज द लैंग्वेज, वी कैन टॉक इन हिंदी. ठीक है,
इंग्लिश में हम कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, बट इन द सम कंट्रीज इंग्लिश इज नॉट कंसिडर्ड एज द मेन लैंग्वेज. उनकी जो फ्रेंच हो गई, स्पेनिश हो गई, या कोई और जो लैंग्वेज, लाइक जापान में जापानीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है ना. द स्टडी एंड द होल वर्क इज इन जापानीज ओनली. अगर जर्मनी में किसी को सेटल होना है तो जर्मन आनी चाहिए. इंग्लिश बोल के, इंग्लिश करके आपको कुछ भी वहां पे मिलने नहीं वाला. जर्मन इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न अगर आप जर्मनी जाना चाहते हो. वैसे ही एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कोड होना चाहिए. ये कोड रखता कौन है? लेट अस सी. इन द केस ऑफ प्लांट्स, नाम रखे जाते हैं बाय द काउंसिल नोन एज ICBN, एंड इन द केस ऑफ एनिमल्स बेसिकली नेम रखे जाते हैं by the council known as ICZN. This is very important for you to learn the full forms of these. बहुत ज्यादा मतलब आपको नीट में 45% ऑफ द क्वेश्चंस इजी होते हैं, मीडियम लेवल के होते हैं. उसमें बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. बहुत बार हर चीज की फुल फॉर्म रिपीट हो जाती है. सो यू हैव टू लर्न अबाउट दीज फुल फॉर्म्स वेरी केयरफुली, क्योंकि ये फ्री के मार्क्स हैं, ये तो मत खो. ठीक है, कंसेप्चुअल में सबको मिस्टेक हो जाती है. हाई लेवल का कोई क्वेश्चन है, डिफिकल्ट लेवल का कोई क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स की अटेम्प्ट करने की जो कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट होती है. एक्यूरेट करने की कैपेसिटी डिफरेंट होती है. टू बी प्रिसाइज इट इज डिफरेंट, बट ऐसे इजी क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है कभी भी. सो नाउ व्हाट इज द नीड? सपोज करो कि कोरोना वायरस, ठीक है, इंडिया में भी उसको कोरोना वायरस बोल रहे हैं, बाहर जापान में भी उसको कोरोना वायरस बोल रहे हैं, कनाडा, अमेरिका, कोई भी कंट्री ले लो, दैट इज द कोरोना वायरस. ये कोरोना वायरस नाम आया कहाँ से? ड्यू टू इट्स फीचर, क्योंकि उसमें एक आउटर लेयर होती है दैट इज प्रोटेक्टिंग द वायरस फ्रॉम द आउटर एनवायरमेंट, एंड उस लेयर को कोरोना बोल दिया. ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर उसको नाम दिया जाता है. वैसे ही मैंगो को हम आम बोलते हैं, हम अम्ब बोलते हैं. ठीक है, इंग्लिश में वी कॉल इट मैंगो, एंड स्पेनिश एंड फ्रेंच में उसका कोई और नाम होगा. बट व्हेन वी हैव टू डू अ रिसर्च ऑन समथिंग स्पेसिफिक, जैसे कि मैंगो की वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए अगर एक्सपेरिमेंटेशंस कैरी किए जाएंगे तो वो कैसे होंगे? तो जितने भी टीम ऑफ द साइंटिस्ट इंटरनेशनली इकट्ठे हो रहे हैं, सबको एक नाम पता होना चाहिए, एंड दैट नॉमेनक्लेचर इज मैग्नीफेरा इंडिका. मैंगो का जो नाम है दैट इज मैग्नीफेरा इंडिका, एंड ये नेम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है बिकॉज इट दिस इज नोन एज द बोटैनिकल नेम और scientific name. In the case of animals, we call it zoological name, and in the case of plants, we call it botanical name. Both the names are the scientific name of an species. ठीक है, किसी भी species का scientific name होता है. एंड इस scientific name को रखने के, लिखने के भी बहुत सारे नियम होते हैं. Let us go through it. The first rule is every organism must have a two-word name. देखो, सब बच्चों के नाम होते हैं. सपोज करो देयर इज अ गर्ल नेम्ड इन माय क्लास, हर नेम इज करमजीत कौर. ठीक है, तो उसका फर्स्ट नेम क्या है? करमजीत, एंड उसका लास्ट नेम या सेकंड नेम क्या है? दैट इज कौर. ठीक है, वैसे ही हर एक स्पीशीज के साइंटिफिक नेम में टू वर्ड्स तो होने ही होने चाहिए. ये टू वर्ड नॉमेनक्लेचर वाला सिस्टम, इसको हम बोलते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर. बाय का मतलब है टू, नॉमियल का मतलब है वर्ड्स, वर्ड्स आर नेम्स, एंड नॉमेनक्लेचर का मतलब है नेमिंग. तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या हुआ? टू वर्ड्स नेमिंग. बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर ही सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है. जैसे कि आप किसी का भी नाम लेके देखोगे, लाइक पैंथेरा टाइग्रिस, टाइगर का नाम है. पैंथेरा लियो, लायन का नाम है. मैग्नीफेरा इंडिका, आम का नाम है, मैंगो का नाम. देन पी क्या होते हैं? मटर, मटर का नाम है पाइजम सैटिवम. ठीक है, इन दिस वे एवरी स्पीशीज इज हैविंग अ टू वर्ड नॉमेनक्लेचर, जिसको हम बोलते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर. अब इस वर्ड्स का भी कोई रूल है कि मिनिमम इनमें 3 अल्फाबेट्स होने चाहिए एंड मैक्सिमम 20. जैसे कि लियो है, क्योंकि ताकि वर्ड है जो बहुत ज्यादा छोटा भी ना हो और बहुत ज्यादा बड़ा भी ना हो. अगर 20 से किसी का एक्सीड कर गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लैंग्वेज होती ही लैटिन में है, तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो द रूल
कि कोई भी साइंटिस्ट अगर किसी का नाम रख रहा है, नॉमेनक्लेचर कर रहा है, तो उसको जो वर्ड दिया जा रहा है दैट शुड नॉट बी स्मॉलर देन 3 letters और ग्रेटर देन 20 letters. ठीक है, ओके। जैसे कि फर्स्ट नेम हमारा करमजीत कौर, करमजीत क्या हो गया, उसका नाम हो गया। जो कौर है दैट इज हर सरनेम, ठीक है, सरनेम। वैसे ही जो साइंटिफिक नेम होता है उसका फर्स्ट नेम का मतलब होता है जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम मतलब जीनस, जीनस होता है उसका। एंड द सेकेंड वर्ड जो होता है वो क्या बताता है, स्पेसिफिक एपिथेट मतलब स्पीशीज। टेक एन एग्जांपल ऑफ मैंगो, मैंगो का नाम है मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इज द जीनस, इंडिका जो इंडियन मैंगो है बेसिकली उसका नाम होता है मैग्नीफेरा इंडिका। ये इंडिया के अकॉर्डिंग इसको इंडिका बोला जाता है, दैट इज द स्पीशीज नेम। एक ही जीनस के बहुत सारे स्पीशीज हो सकते हैं, ठीक है, एंड एक ही वैरायटी के भी बहुत सारे जीनस हो सकते हैं। मतलब एक जैसे मैंगो है, मैंगो के बहुत सारे जीनस हो सकते हैं, बहुत सारे स्पीशीज हो सकते हैं। ये चीजें आपको आगे जाके क्लियर होंगी। बस एक चीज याद रख लो दैट द फर्स्ट नेम इज द जीनस एंड द सेकेंड नेम इज द स्पीशीज, ओके। अब इसका जो रूल है, जीनस, जीनस इज रिटन इन कैपिटल। देखो इंग्लिश में क्या रूल होता है कि किसी का भी नाम है, नाम को हम कैपिटल लिखते हैं, चाहे फर्स्ट नेम है चाहे सेकंड नेम है। बट इन द केस ऑफ बायोलॉजी जो जेनेरिक नेम है दैट इज इन कैपिटल, दैट इज रिटन इन कैपिटल, उसका फर्स्ट वर्ड जो होता है वो कैपिटल होता है। जैसे मैग्नीफेरा, मैग्नीफेरा इज इन कैपिटल एंड इंडिका should be starting with small letter. इंडिका की आई जो होगी that should be in lower case, small letter से शुरू होगी। बट मैग्नीफेरा का जो M होगा that is in upper case, capital letters में होगी। यहाँ पे आके पैंथेरा लियो की मैंने एग्जांपल दी है, यहाँ पे आके आपको क्लियर हो जाएगा। पैंथेरा है neither it is smaller than 3 neither more than 20, लियो है स्मॉलर देन 3 नहीं है और 20 से भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसको हमने सेपरेटली लिखा है, पैंथेरा लियो को हम साथ में जोड़ के नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। पैंथेरा का P जो है दैट इज इन कैपिटल लेटर, लियो का L जो है दैट इज इन स्मॉल लेटर। पैंथेरा इज द जीनस एंड लियो इज द स्पीशीज। उससे नेक्स्ट वाला रूल क्या है दैट अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टीचर इसको लिख रहा है, लिख रहा मतलब हैंड राइटिंग में लिख रहा है, तो दैट मस्ट बी अंडरलाइंड, अंडरलाइन करना है उसको हर हाल में। अगर आप किसी चीज को लिख रहे हो, किसी साइंटिफिक नेम को लिख रहे हो तो अंडरलाइन सेपरेटली, सेपरेटली अंडरलाइन करना है। पैंथेरा को अलग, लियो को अलग, ताकि पता चल जाए कि पैंथेरा और लियो डिफरेंट वर्ड्स हैं। पैंथेरा इज द जीनस एंड लियो इज द स्पीशीज। अंडरलाइन करना है, सेपरेटली करना है, कब करना है, लिखते वक्त, हैंड राइटिंग करते वक्त। एंड जब भी इस चीज को टाइप करना है, एज यू हैव बीन सीइंग कि मैंने इसको टाइप किया है तो आई हैव टाइप्ड इट इन इटैलिक्स। कभी भी साइंटिफिक नेम को टाइप करते हैं तो इसको इटैलिक्स में लिखते हैं। व्हाई? क्योंकि ये जो लैंग्वेज है, साइंटिफिक नेम्स रखे जाते हैं लैटिन लैंग्वेज में। लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज। कोई भी चीज जिंदा है तो उसमें चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। इन द सेम वे लैटिन आजकल यूज नहीं होती है, इसको बहुत कम यूज किया जाता है, इसलिए इसको डेड लैंग्वेज माना जाता है। डेड लैंग्वेज है मतलब इसका कोई भी मॉडिफिकेशन, चेंजेस नहीं हो रहे हैं, इसमें साइनॉम्स भी बहुत कम है एंड डायलेमा भी बहुत कम है। हर एक वर्ड का एक ही मीनिंग है, सो रेपिटेशन होने के चांसेस बहुत कम है एंड फ्यूचर में चेंजेस होने के चांसेस तो है ही नहीं, बिकॉज लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज। इसलिए साइंटिफिक नेम्स की लैंग्वेज को लैटिन में लिखा जाता है, इसीलिए उसको इटैलिक्स में टाइप एंड हैंड रिटन में अंडरलाइन सेपरेटली करके लिखा जाता है। इस चीज को आपने हमेशा, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, दैट इज अ रिस्पेक्ट, नॉमेनक्लेचर को लिखना आना चाहिए एंड दैट इज अ रिस्पेक्ट टू योर सब्जेक्ट। दैट इज नॉट योर नॉलेज, दैट इज योर रिस्पेक्ट। अगर किसी स्टूडेंट ने नॉमेनक्लेचर गलत कर दिया मींस उस स्टूडेंट को बिल्कुल भी अपने लैंग्वेज की रिस्पेक्ट नहीं है। सो प्लीज
इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि दिस इज अ वेरी बेसिक वर्ड, बेसिक चीज है ये, हर मेडिकल स्टूडेंट को पता ही होनी चाहिए हर हाल में। अब पैंथेरा लियो नाम दिया है किसी भी साइंटिस्ट ने। लीनियस बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की डिस्कवरी की थी लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने। वी विल डू इट इन नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट क्लास। पैंथेरा लियो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर ही शुरू किया था लीनियस ने। लीनियस ने ही बहुत सारे स्पीशीज को, जीनस को, बहुत सारे लिविंग बींग्स का नॉमेनक्लेचर किया था। तो जिस बंदे ने, सपोज करो मैंने कोई न्यू स्पीशीज इंडिकेट की, मैंने कोई न्यू स्पीशीज डिस्कवर की और मैंने उसका नॉमेनक्लेचर रखना है, मैंने उसका नॉमेनक्लेचर रख दिया, कोई भी जीनस एंड नेक्स्ट द स्पीशीज अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स दे टेक। तो अगर मुझे अपना नाम लिखना है तो नाम में थर्ड नेम आ सकता है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर ही। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर ही साइंटिस्ट का नाम आ सकता है, ऑथर का नाम आ सकता है जिसने दिया है उसको, बट इट शुड बी रिटन इन द ओरिजिनल फॉर्म। अगर टाइप है तो उसको नॉन इटैलिक्स में लिखना है, एंड अगर हैंड रिटन लिखना है तो उसको अंडरलाइन नहीं करना है, सो दैट पता चल जाए कि दिस इज the name. This is not a Latin language word. This is the name of the person, author or scientist. And the third thing about this is कि Linnaeus. Linnaeus is a big name. उसको मतलब कि लंबा है ये काफी। Linnaeus को short form में लिखना है। कोई भी साइंटिस्ट है, सपोज एरिस्टोटल अगर लिखना हो तो ARI डॉट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। हमेशा जो ऑथर का नेम है वो शॉर्ट फॉर्म में ऑथर खुद ही लिखता होता है, ऑथर खुद ही अपनी शॉर्ट फॉर्म बनाता होता है। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट द नॉमेनक्लेचर एंड इट्स रूल्स, द रूल्स ऑफ द बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। अब इसको आप अप्लाई कैसे करोगे, लेट अस सी। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। आई विल गिव यू 10 seconds टाइम टू सॉल्व इट। Okay, so which of the following is correct? The first one, हमने क्या पढ़ा था? P जो जेनरिक नेम है वो कैपिटल में होना चाहिए, दिस इज राइट। बट जो स्पेसिफिक है वो स्मॉल में होना चाहिए, सो दिस इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट इज जेनरिक नेम शुड बी इन कैपिटल, राइट, बट द स्पेसिफिक एपिथेट शुड बी इन स्मॉलर, राइट। लीनियस को हमने ओरिजिनल फॉर्म में लिखना था नॉन इटैलिक्स में, but it is written in italics, so this option is also wrong. Next thing is Panthera, P capital, Tigris, T small, Linnaeus, L small. Sorry, साइंटिस्ट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, so this option is also wrong. Now the next thing, Panthera, P capital, right. Tigris, T small, right. Linnaeus, L capital, right. And it is written in non-italics and it written in short form, right. So the right option is our fourth option. I hope you understood this. Thank you.